गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप जैसे कुछ टर्म्स देख रहे हैं जो आरएफआई हो गया, जैसे आरएफक्यू हो गया, आरएफपी हो गया, टेंडर हो गया, ईवाई हो गया, एलओआई, प्लस साथ ही साथ में एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वर्क ऑर्डर, एलओए, इनवॉइस, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आप लोग टेंडर भरते हो तो आप लोगों ने देखे होंगे। तो इनके आज मैं आप लोगों को मीनिंग बताने वाला हूँ कि ये सारे कीवर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, और जिस तरह मैंने ये लिख रखे हैं ये बताऊंगा कि ये मैंने इस तरह से क्यों लिख रखे हैं। ऊपर से नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसके मतलब क्या होते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक कोई भी स्टेप मिस मत करना, ताकि आप लोग लर्न कर पाओ कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनकी जो स्टेजेस होती हैं, इनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वो वीडियो आप लोग देख सकें और कुछ लर्न कर सकें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने जो लिखा है वो आरएफआई लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट को जब भी किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप लोगों से, तो आप वो आरएफआई इशू करता है और ये लिमिटेड केस में इशू होता है जब किसी भी एक नए प्रोडक्ट को या नए सोल्यूशन को, नई सर्विसेज की क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है, तब वो एक आरएफआई इशू करता है। अदरवाइज उसका और भी ऑप्शंस होते हैं जो आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें आरएफक्यू की, आरएफक्यू होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है, यहाँ पे लिमिटेड आइटम्स के लिए जब किसी भी क्लाइंट को कोई प्राइसिंग चाहिए होती है तो वो आप लोगों से कोटेशन मांगता है कि वो चेक करना चाह रहा होता है कि वो जो प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहा है मार्केट में उसकी अभी करंट वैल्यू क्या है, करंट उसकी क्या प्राइसिंग चल रही है। तो यहाँ पे वो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पार्टी उसको कोटेशन शेयर करेगी वहाँ पे वो सिर्फ प्राइसिंग लेगी। प्राइसिंग के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं लेती है, नो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं लेगी आप लोगों से, और वो सिर्फ आप लोगों से प्राइसिंग लेगी। इसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं आरएफपी की, टेंडर की और ईओआई की। तो ये तीन जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये जो क्लाइंट होता है आप लोगों का, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक साथ आप लोगों के इशू कर सकती है। मतलब कि एक साथ कहने का मतलब कि आरएफपी निकाल सकती है, टेंडर निकाल सकती है, या फिर ईओआई निकाल सकती है। तो आरएफपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की बात होती है तो आप लोगों को एक छोटे से उसमें बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आप लोगों से सॉल्यूशन मांग रहा होता है, वहाँ पे एक प्रपोजल मांगता है आप लोगों से। उस प्रपोजल के अंदर आप लोगों को पूरा टेक्निकल आप लोगों को बताना होता है कि जो भी वो सॉल्यूशन है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। बाकी उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गए आप लोगों का, टेक्निकल सॉल्यूशंस हो गए, एक प्रपोजल हो गया, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल हो गई कि आप लोग करते क्या क्या है। तो ये आरएफपी का मतलब होता है। टेंडर आरएफपी से हल्का फुल्का डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है जैसे यहाँ पे मैंने जो बात करी आप लोगों से टेक्निकल सॉल्यूशंस की, प्रपोजल्स की, टेंडर के अंदर वो नहीं मांगा जाता। टेंडर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, जो भी आपका क्लाइंट है, उसको पता है कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सॉल्यूशन चाहिए, वो सिर्फ वो सॉल्यूशन और वो प्रोडक्ट आप लोगों से प्रोक्योर कर रहा होता है, तब वो उस केस में टेंडर निकालता है। तो ये ध्यान रखना है कि आरएफपी और टेंडर में ये कुछ कुछ चीज़ों का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जब टेंडर की बात हो तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से वो आइटम प्रोक्योर कर रहा है। जब वो आरएफपी की बात होती है तो आरएफपी के अंदर वो आप लोगों से एक सोल्यूशन मांग रहा होता है। उसको पता है प्रोडक्ट क्या चाहिए, बट उसको ये नहीं पता है कि उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं उसको, ठीक है, उसकी टाइमलाइन क्या क्या होंगी, कैसे कैसे उसको बनाया जाएगा प्रोडक्ट को। यहाँ बात हम लोग ईओआई की करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है कि आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करना है जो प्रोडक्ट वो आप लोगों से मांग रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकता है वो आप लोगों का, ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट भी आप लोगों से ले सकता है और वो आप लोगों से सर्विसेज भी ले सकता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन तीनों को गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, जिन लोगों को नहीं पता होता है वो टेंडर को ईओआई बोल देते हैं, ईओआई को आरएफपी बोल देते हैं। बट इसके अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और वो टाइम के साथ आप लोग लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं उस बेस पे आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, नहीं। जब आप लोग इसको फिल करेंगे, टेंडर भरेंगे, ठीक है ना, आप लोगों को धीरे धीरे पता लगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इससे अलग अलग होते हैं, कि एक बहुत माइनर माइनर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आरएफपी में अलग जाए जाते हैं और टेंडर में अलग जाए जाते हैं और ईओआई में अलग जाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म जो आप देख रहे हो वो होता है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि जब आप लोग L1 आ जाते हो तो जो भी क्लाइंट होता है आप लोगों को, वो आप लोगों को इंटीमेट करता है कि यार आप लोग L1 आ चुके हो और आप लोगों को एग्रीमेंट आप लोगों को फिल करना है मेरे साथ, ठीक है, प्लस आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग L1 आ गए हो और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा चीज़ें LOI के अंदर डाला जाता है। जैसे कि मैंने बताया L1 मतलब जब आप लोगों को L1 आ जाते हो तो LOI मिलता है, तो LOI के अंदर आप लोगों को एग्रीमेंट डाला जाता है प्लस साथ में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, कि आप लोग कितने रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आप लोग को एग्रीमेंट करना है और कितने % की आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है। तो ये मैक्सिमम टाइम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होता है और जो इसका फॉर्मेट होता है वो ऑलरेडी टेंडर के अंदर डाला जाता है। इनकेस अगर नहीं है तो क्लाइंट आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात करें तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोगों की 5 to 10% होती है। अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अभी क्या हो रखा है कि आप लोगों को 3% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है, 3% की। तो ये रिवाइज होकर 5% से 3% हो गई है। कहीं कहीं पे ये चेंज भी होती है। जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में 5 to 10% होती है, ठीक है। अगर हम लोग PSU की बात करें, PSU के अंदर भी आप लोगों की 10% होती है। ये भी कभी कभी डिफरेंट होती है कि आप लोगों से 5% मांग लेगा, 6% मांग लेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है। जब आप लोग इसके बाद वाली टर्म होती है वर्क ऑर्डर और LOA। तो वर्क ऑर्डर होता है जिसमें आप लोगों को जो काम आप लोगों को करना होता है उसका आप लोगों को एक पेपर मिल जाता है, आप लोगों को एक शीट मिल जाती है कि आप लोगों को जो L1 आप लोग आए हैं और आप लोगों ने अपना एग्रीमेंट कर लिया है, आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भर दी है, उसके बाद आप लोगों को वर्क ऑर्डर से जाता है कि जो आप लोग काम करना चाह रहे हैं वो आप लोग अब काम शुरू कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर के अलावा इसको हम लोग लेटर ऑफ अवार्ड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको इन दोनों की टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, LOA और वर्क ऑर्डर दोनों सेम होता है बट टर्म अलग अलग होती है। लेटर ऑफ अवार्ड लिख देते हैं, यहाँ पे वर्क ऑर्डर लिख देते हैं। इसके बाद आप टर्म देख रहे हैं, एक होती है इन्वॉइसिंग। इन्वॉइसिंग क्या है, जब आप लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं, जो भी आप लोगों को वर्क ऑर्डर मिलता है उसके बाद आप लोगों को इन्वॉइस रेस करना होता है। इन्वॉइस आप लोग आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह का काम किया है, कितनी आपकी वैल्यू थी, कितना आपका GST था, वो सारी चीज़ें आप लोग को इन्वॉइस के अंदर डाल के देनी होती है। तो इन्वॉइसिंग हम लोग कब रेस करते हैं, जब हम लोग कोई भी काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, जब अपना पूरा काम जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को, तब आप लोग अपना इन्वॉइस रेस करते हैं क्लाइंट को। तो जो भी क्लाइंट होगा उसको आप लोग अपना इन्वॉइस रेस करेंगे। इन्वॉइस रेस करने के बाद जब आप लोगों का पैसा, सारा का सारा पैसा आप लोग को मिल जाता है, सपोज कीजिए आप लोगों ने 10 करोड़ का इन्वॉइस रेस किया, तो 10 करोड़ का पूरा पैसा आप लोगों को, या फिर जो भी कटिंग आप लोगों की TDS कटता है यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग का अगर कोई काम खराब हुआ है तो उसकी पेनल्टी कटती है, तो वो सारा कट के आप लोगों को जो भी पैसा आप लोग के अकाउंट में आएगा उसके बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को लिखा है, ये ऐसे मैंने एरो बनाया था स्टार्टिंग में कि ये नीचे की साइड है। ये नीचे की साइड क्यों है कि ये एक तरीका है, जब गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट परचेज करती है तो सबसे पहले वो RFI निकालेगी, उसके बाद RFQ आता है। इनकेस अगर ये नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर क्लाइंट को, तो वो RFP, टेंडर या EOI निकालेगा। उसके बाद आप लोगों का LOI आता है। LOI आ गया। LOI में आप लोग का सारा कुछ मेंशन रहता है कि आप लोग को कितने रुपए पे एग्रीमेंट करना है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है। उसके बाद आप लोग अपना एग्रीमेंट बनवाएंगे, उसके बाद आप लोग को वर्क ऑर्डर मिलता है जिसको हम LOI भी बोलते हैं। उसके बाद आप लोग इन्वॉइस रेस करते हैं। इन्वॉइस के बाद आप लोग का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आप लोगों को अप्लाई करना होता है। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के अंदर आप लोगों का कि आप लोगों ने काम कैसा किया है, ठीक है ना, तो वो आप लोगों का मेंशन रहता है। तो काम आप लोगों ने कैसा किया वो सारा कुछ आप लोगों का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मेंशन रहेगा, प्लस साथ में यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू मेंशन रहती है, ठीक है ना। वर्क मेंशन रहता है कि आप लोगों ने क्या काम किया है, उसका जो टॉपिक होता है वो मेंशन रहता है, और आप लोगों ने किस तरह का काम किया है, सेटिस्फैक्टरी काम किया है या फिर अनसेटिस्फैक्टरी काम किया है। राइटिंग थोड़ी ख़राब है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोगों की परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है। तो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता क्यों है, इन केस कभी भी आप लोगों से किसी टेंडर के अंदर वर्क ऑर्डर मांगा जाता है तो वो काम आप लोगों ने कैसा किया है, तो करंट काम जो आप लोगों को कंपनी कोई भी क्लाइंट देने वाला है उसको चेक करने के लिए वर्क ऑर्डर प्लस कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर हम लोग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मांगी जाती हैं ताकि आप लोगों का पुराना काम कैसा किया है वो आप लोगों का चेक कर सकें। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा
कि किस तरीके से गवर्नमेंट कोई भी चीज़ प्रोक्योर करती है, और इन कीवर्ड्स के आप लोगों को मतलब समझ में आए होंगे। अगर अभी आप लोगों को डिटेल में जानना है किसी भी कीवर्ड के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एक वीडियो देखने के लिए। अब आप लोगों का कोई भी सजेशन है मेरे लिए या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।